एपिसोड 9 की शुरुआत एक फ्लाइट सीन से होती है जहां एक आदमी को हार्ट अटैक होता है। फ्लाइट अटेंडेंट घबरा जाती है और पूछती है कि फ्लाइट में कोई डॉक्टर है। तभी एक लेडी आती है जो खुद को डॉक्टर बताती है और उस आदमी को चेक करने के लिए आती है और उसे देखते ही हैरान हो जाती है। कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हमें दिखाया जाता है कि एक 7 साल की बच्ची जिसका नाम मिनसोल होता है उसके साथ किसी ने दरिंदगी की होती है। उसे देखकर डॉक्टर की रूह कांप जाती है और वो पूरी रात उसके पास बैठी होती है और रो रही होती है। अगली सुबह कुछ ऑफिसर एक घायल आदमी को लाते हैं और डॉक्टर जैसे ही उसे देखती है वो पहचान जाती है ये वही आदमी है जिसकी वजह से मिनसोल की हालत हुई है। वो उसका इलाज करने से मना कर देती है। उसका सीनियर उसे समझाता है तो वो बताती है कि इसकी वजह से ही मिनसोल इतनी तकलीफ में है और अगर हमने इसका इलाज किया तो आगे मिनसोल जैसी कई बच्चियों के साथ ये ऐसे ही करेगा। डॉक्टर उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि हमारे प्रोफेशन में जान बचाना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाला इंसान कौन है, लेकिन वो नहीं मानती। वही सीन प्रेजेंट में आता है और वही डॉक्टर उस आदमी का इलाज कर रही होती है और यहाँ यह आदमी मर जाता है। वही दूसरे सीन में हम देखते हैं कि उस आदमी की माँ और वाइफ पुलिस में कंप्लेंट करने के लिए आती है और कहती है कि उस डॉक्टर ने मेरे बेटे की जान ली है और जल्दी से जल्दी उसके ऊपर कार्यवाही की जाए और बहुत ज़्यादा ड्रामा भी करती है। अब हमें यूलिम लॉ फर्म को दिखाया जाता है जहां पर हियोम सबको बताता है कि मुफ्त की सैलरी लेने वालों को लॉ फर्म का पार्टनर बनाया जा रहा है। वो कहता है कि हमने सोचा था कि मिस नायोन के आने के बाद चीज़ें अच्छी होंगी, लेकिन ये लोग तो सैलरी चोर लोगों को ही अपना पार्टनर बना रहे हैं। इस पर लीजिन कहता है कि आगे आगे देखो होता क्या है, ये कंपनी का ही एक प्लान है ऐसे मुफ्त की सैलरी लेने वालों को सबक सिखाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लीजिन मिनसोल से बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुनती और उसे इग्नोर करती है। वह उसके ऑफिस में भी जाता है लेकिन वो उसे कहती है कि मैं अभी बहुत बिजी हूँ, तुमसे बात नहीं कर सकती। अब हम देखते हैं कि डॉक्टर जीसू और उसके हस्बैंड इयोन को इस केस के बारे में बता रहे होते हैं कि किम योनसू की मॉम और वाइफ रोज़ हॉस्पिटल में आकर तमाशा करते हैं और उन्होंने मेरे साथ बदतमीज़ी की, यहाँ तक कि मेरे ऊपर थूका तक है। इयोन कहता है कि इस करने के पीछे भी कोई वजह होगी। डॉक्टर जीसू उसे बताती है कि कई साल पहले किम योनसू का केस मेरे पास आया था। उसके पेट में किसी ने चाकू मार दिया था और मैंने उसका इलाज करने से मना कर दिया था, शायद इसी वजह से। तभी उसका पति पूरी बात बताता है कि कैसे उसके 7 साल की बच्ची के साथ बेरहमी की और उसे मारने की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। एवं डॉक्टर जीसू से पूरी बात बताने के लिए कहता है कि अगर उन्होंने आपकी बात सुनी थी तो आपने एग्जैक्टली क्या कहा था, और वह उससे पूछता है कि क्या आपने उसे सच में मारा है। डॉक्टर जीसू कहती हैं नहीं। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और कांगुमिन अपने घर पर अपने दोस्तों के साथ डिनर कर रही होती है और वह अपने दोस्तों को सारी बात बताती है और कहती है कि मेरा तो दिमाग घूम रहा है। उसके दोस्त उससे कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, अगर डॉक्टर को किम योनसू को मारना ही होता तो उसे पहले भी मार सकती थी, इलाज करने से मना क्यों करती। कांगुमिन कहती है कि सरकारी लॉयर को तो ये भी कह सकते हैं कि उन्हें पता ही नहीं था कि किम योनसू है, लेकिन उन्होंने उसे पहचाना कि उन्होंने ऐसा किया होगा। चियोल कहती है कि ये तो गलत है, किसी को मार देने को कहना तो अलग बातें हैं, और सच कहूँ तो मैं डॉक्टर जीसू की जगह होती तो शायद मैं भी उसका इलाज नहीं करती। वहीं हमें लीजिन को दिखाया जाता है जो कि अपने सिबलिंग्स के साथ वीडियो कॉल पर होता है। तभी उसकी बहन उसको अपनी एक फ्रेंड के बारे में बताती है कि उसकी फ्रेंड अपने पति से डिवोर्स लेना चाहती है। ये सुनते ही लीजिन पहले तो मना करता है लेकिन फिर सोचता है कि इस केस के बहाने वो मिंजू से बात कर पाएगा और वो केस के लिए हाँ कर देता है और अगले ही दिन क्लाइंट को ऑफिस बुलाता है। अगले दिन लॉ फर्म में नायोन फर्म के सभी पार्टनर, यानी कि वो लोग जो सैलरी तो लेते हैं मगर काम नहीं करते, उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करती है और वहीं एक आदमी अपनी कॉलीग के साथ कैफ़े में बैठा होता है और खुश हो रहा होता है कि अब वो लॉ फर्म में पार्टनर बन चुका है। उसकी कॉलीग उसे कहती है कि इसमें कोई खुश होने वाली बात नहीं है, तुमने शायद कॉन्ट्रैक्ट ठीक से पढ़ा ही नहीं है। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अब उन्हें सैलरी फिक्स मिलेगी, बल्कि वह जितना काम करेंगे, जितने केस सॉल्व करेंगे उसी के बेस पर उन्हें सैलरी मिलेगी, उन्हें कोई फिक्स सैलरी नहीं मिलेगी। ये सुनते ही वो भड़क जाता है क्योंकि उसने तो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा ही नहीं था। फिर कुछ लोग कंपनी के मालिक मिस्टर को के पास जाते हैं और उन्हें भड़काने की कोशिश करते हैं कि नायोन कंपनी को पूरी तरह से बदल कर रख रही हैं, और मिस्टर को ये सुनकर नाखुश होते हैं क्योंकि उनके रखे हुए मुफ्तखोरों को भी अब काम करना पड़ेगा, नहीं तो उन्हें भी अब सैलरी नहीं मिलेगी। इधर इयोन और उसकी टीम मीटिंग रूम में डॉक्टर जीसू के केस को डिस्कस कर रहे होते हैं। इयोन कहता है कि हमें इस केस की ज़्यादा से ज़्यादा
नॉलेज लेनी पड़ेगी, क्योंकि हम लोगों को मेडिकल ग्राउंड से नहीं है तो हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। कांगोमिन कहती है कि मैं बाकी के डॉक्टर से बात करूंगी ताकि इस केस के बारे में और भी इंफॉर्मेशन ले सके। वहीं मीटिंग रूम से बाहर आते टाइम लीजिन इयोन से अपनी बहन की फ्रेंड के केस के बारे में बात करता है कि उसे अपने हस्बैंड के डिवोर्स चाहिए, तो क्या मैं मिंजू के साथ इस केस पर काम कर सकता हूँ, जिसके बदले उसे कोई भी क्रेडिट नहीं चाहिए। ये सुनकर इयोन उससे कहता है, क्या सचमुच तुम्हारे पास कोई काम नहीं है? तो लीजिन कहता है कि काम तो बहुत है, लेकिन मैं कुछ नया सीखना चाहता हूँ, ये मेरे लिए बहुत अच्छा मौका है। इयोन उसे परमिशन दे देता है। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं कि नायोन अपने क्लाइंट से मीटिंग के लिए गई होती है। वहाँ उसे अपना बहुत ही पुराना क्लाइंट और एक बहुत ही अच्छा फ्रेंड मिलता है, और उसका फ्रेंड उसे बताता है कि उसने कोरिया में एक कंपनी बनाई थी जो कि पहली बार एक नई टेक्नोलॉजी पर काम कर रही थी, लेकिन उसे कोई भी इन्वेस्टर नहीं मिला। कोई चाहता था कि वह कंपनी उन्हें बेच दे, लेकिन कोई भी इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं था। वो इस कंपनी को कोरिया के बाहर नहीं बेचना चाहता, क्योंकि वो चाहता है कि ये टेक्नोलॉजी कोरिया में ही रहे। और बहुत ढूंढने के बाद उसे एक इन्वेस्टर मिला, लेकिन उसके साथ उसने धोखाधड़ी की। यहाँ हमें पता चलता है कि इसका केस नायोन ही लड़ रही होती है, लेकिन कुछ लोगों की फ्रॉड के कारण वो ये केस बीच में ही छोड़ देती है। वहीं हमें लीजिन को दिखाया जाता है जो कि मिंजू से केस के सिलसिले में बात करने की कोशिश करता है, लेकिन मिंजू उससे कोई बात नहीं करना चाहती और वह उससे कहती है कि वो इस केस को अकेले ही हैंडल कर लेगी, उसे लीजिन की हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी लीजिन उसका हाथ पकड़कर लेकर जाता है और उसे कहता है कि आप मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो, ना आप मेरे साथ बात करती हो, ना मेरे साथ कॉफ़ी पीने जाती हो, ना ही लंच के लिए जाती हो, आखिर आपको प्रॉब्लम क्या है? मिंजू उसे कोई जवाब नहीं देती। लीजिन उससे कहता है कि मैं आपको पसंद करता हूँ, और ये बात मैंने अब तक आपसे इसलिए नहीं की थी क्योंकि मुझे डर था कि कहीं हमारी दोस्ती भी ना टूट जाए। और कहता है कि उसका पास्ट जानने के बाद वो उसकी और भी ज़्यादा रेस्पेक्ट करने लगा है, उससे अब अटैच हो चुका है। ये सब सुनकर मिंजू वहाँ से चली जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि मिंजू भी लीजिन के लिए सेम फील करती है, लेकिन वह उसे अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करती। वहीं दूसरी तरफ कांगोमिन अपोजिशन लॉयर से मिलने जाती है और पूछती है कि आप हमारे क्लाइंट पर क्या केस लगाने वाले हैं। वो उसे बताता है कि हम उन पर जान लेने का, मेडिकल ट्रीटमेंट के दौरान लापरवाही करने का और मेडिकल लॉ के उल्लंघन का केस लगाएंगे। साथ ही साथ ये भी बताता है कि किम योन सो को एक जेनेटिक बीमारी भी थी, हो सकता है कि वह उसी बीमारी की वजह से ख़त्म हुआ हो, लेकिन इस बात का उनके पास कोई पक्का सबूत नहीं था क्योंकि उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक आई नहीं थी। कांगोमिन अपोजिशन लॉयर से रिक्वेस्ट करती है कि वह उसे किम योन सो की सारी मेडिकल रिपोर्ट्स दे, जिससे कि वह पता लगा सकें कि उसकी मौत किस लापरवाही की वजह से हुई है या कोई बीमारी की वजह से। वहीं लॉ फर्म में अब ये सब लोग बैठकर रिपोर्ट चेक कर रहे होते हैं। तभी जीहो कहता है कि ये सभी रिपोर्ट्स मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, इसलिए उन्हें कुछ भी समझ पाने में बहुत परेशानी हो रही है। तभी कांगोमिन चोई को लेकर आती है, क्योंकि वो एक डॉक्टर थी, तो सब लोग साथ में बैठकर किम योन सो की रिपोर्ट पढ़ते हैं। और उसे एक जेनेटिक बीमारी थी जो कि उसके परिवार में सालों से चली आ रही थी, और उनकी मौत भी इसी वजह से हुई थी। उन्हें लगता है कि यह डॉक्टर जीसू को बेगुनाह साबित करने के लिए इतना सबूत काफ़ी है। इससे इतना तो पता लग चुका था कि किम योन सो के मरने के पीछे डॉक्टर जीसू का कोई हाथ नहीं था। वहीं कांगोमिन और होमिन को काम करते करते सुबह हो जाती है। कांगोमिन होमिन से कहती है कि मुझे एक बहुत अच्छी जगह मालूम है जहां हम जाकर रिलैक्स हो सकते हैं, जिसके बाद दोनों टेरेस पर जाती हैं और दोनों खूब बातें करती हैं। वहीं कांगोमिन उससे पूछती है, क्या सच में तुम्हारी 2 जुड़वा बहनें हैं? वो उसे बताती है, हाँ, वो दोनों 7 साल की हैं और मुझे ही उनका ख्याल रखना होता है क्योंकि हमारे पेरेंट्स हमारे साथ नहीं रहते, हम फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं हैं। कांगोमिन भी उसे बताती है कि उसकी भी एक जुड़वा बहन है और ये उसका एक सीक्रेट है जो उसने किसी को नहीं बताया होता। फिर वो इयोन के पास जाती है इन्फॉर्मेशन देने कि उन्होंने पता लगा लिया है कि जो बीमारी किम योन सो को थी वही उसकी मरने का कारण थी, जिसके उसके पास मेडिकल रिपोर्ट भी थी। इयोन उससे कहता है कि अगर इस बात पर अपोजिशन लॉयर सवाल उठाते हैं कि ये बात डॉक्टर जीसू को पहले ही पता थी, इसलिए उन्होंने इलाज का तरीका अपनाया जिससे कि उसकी मौत हो गई, इसमें हम क्या कहेंगे? इस पर कांगोमिन कहती है कि उन्होंने बाकी डॉक्टर से भी बात की है, उन्हें भी यही पता चला कि डॉक्टर जीसू ने लिमिटेड इक्विपमेंट के साथ जो भी किया जा सकता था वही किया है, जिसमें कि कोई भी गलती नहीं है। ये सुनकर इयोन कन्विंस हो जाता है। बाकी सब लोग ऑफिस में हैं, तभी ओयोन को एक कॉल आता है और पुलिस उसे बताती है कि उसके नाम से का इस्तेमाल करके कोई फ्रॉड कर रहा है, पुलिस स्टेशन आना होगा। दूसरी तरफ कांगोमिन इयोन
के साथ अपोजिशन लॉयर के से मिलने के लिए जाती है। डॉक्टर जीसू भी इनके साथ होती हैं। अपोजिशन लॉयर डॉक्टर जीसू से कहता है कि आपसे मुझे इतना बताइए कि आपने जानबूझकर किम योन सू की जान ली है। डॉक्टर जीसू ना में जवाब देती हैं। ये जवाब सुनकर अपोजिशन लॉयर कहता है कि ठीक है, हम आप पर कोई केस नहीं करेंगे, आप इस केस से बिल्कुल फ्री हैं, अब आपको इससे रिलेटेड कोई भी परेशानी नहीं होगी। ये सुनकर कांगोमिन और इयोन और डॉक्टर जीसू तीनों ही बहुत खुश हो जाते हैं। अब वहीं जब इयोन और कांगोमिन वापस जा रहे होते हैं तो उनके पास ओयोन का कॉल आता है और वो उन्हें बताती है कि उसे आने में लेट हो जाएगा, तो क्या तुम मेरे घर जाकर मेरी बहनों का ख्याल रख सकती हो। ये सुनकर कांगोमिन और इयोन दोनों उसके घर चले जाते हैं। वो दोनों बच्चियां बहुत समझदार होती हैं। वो इयोन और कांगोमिन के लिए गेट खोलने से पहले पासवर्ड पूछती हैं। ओयोन ने कांगोमिन को पासवर्ड पहले ही बता दिया था, जो कि था चॉकलेट मिल्क। पासवर्ड सुनते ही बच्चियां गेट खोल देती हैं और उन दोनों को अंदर आने देती हैं। वो कांगोमिन से पूछती हैं, क्या आप हमारी दीदी की दोस्त हैं। वो कहती है हाँ। फिर वो पूछती हैं, क्या ये अंकल भी हमारी दीदी के दोस्त हैं। कांगोमिन कहती है कि नहीं, ये हमारे बॉस हैं। ये सुनकर वो बच्चियां कहती हैं कि अच्छा, ये वही डरावने बॉस है। ये सुनकर इयुन हंसते हुए कहता है कि मैं डरावना नहीं हूँ बच्चों। इयुन बच्चों से पूछता है कि तुम क्या खाना चाहते हो। बच्चे उसे एक डिश का नाम बताते हैं और कहते हैं कि ये डिश हम रोज़ नहीं खा पाते, सिर्फ एक साल में एक बार ही खा पाते हैं, जब फेस्टिवल होता है। तो इयुन उनसे कहता है कि ठीक है, मैं आज तुम्हें ये डिश खिलाने के लिए लेकर चलता हूँ। सब बाहर डिनर के लिए जाते हैं। खाना खाते खाते बच्चे कहते हैं कि अब हमारा पेट भर गया है, क्या हम बाकी का बचा हुआ पैक करा सकते हैं। इयुन कहता है कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो बच्चे उसे बताते हैं कि जब लास्ट टाइम हम ये खाने आए थे तो हमारी दीदी ने पेट दर्द का बहाना बनाकर डिश को खाया ही नहीं था। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो सबको डिश खिला सके, इसलिए उसने खुद बहाना बनाकर अपनी बहनों को उनकी फेवरेट डिश खिला दी थी। इसलिए अब ये बच्चियां भी पेट भरने का बहाना बना कर रही थी ताकि वे डिश पैक कराकर अपनी बहन के लिए ले जा सके। इस पर इयुन कहता है कि फिक्र नहीं करो, तुम दोनों पेट भरकर खाओ, दीदी के लिए भी हम लोग पैक करा लेंगे। जो सुनकर बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। कांगोमिन इयुन से कहती है कि मैंने आज आपको पहली बार इतना खुश देखा है। अपना ये रूप आपने अब तक कहाँ छुपा रखा था। उसके बाद वो बच्चों को शॉपिंग करने लेकर जाते हैं, जहाँ पर बच्चे बहुत सारी खाने की चीज़ें लेते हैं। घर वापस आकर बच्चे बहुत थक जाते हैं और वो सो जाते हैं। इयुन और कांगोमिन वहीं उनके पास बैठकर बातें कर रहे होते हैं। कांगोमिन एक सीक्रेट रिवील करती है और कहती है, आपको क्या लगता है डॉक्टर जीसू आज अपनी किस्मत की वजह से जीती हैं। वो कहती है कि सच आपको पता है, लेकिन कोई भी किम योन सू की साइड नहीं लेना चाहता, क्योंकि वो इतना बुरा इंसान था, इसलिए कोई उसे बचाना नहीं चाहता। उसे बचाने का मतलब था कि कल को वो उन्हीं के बच्चों के साथ कुछ गलत काम करता। इयुन भी किम योन सू से नफरत करता था और कहता है कि एक छोटी बच्ची के साथ गलत काम किया था और अंदर ही अंदर हर किसी को उससे नफरत हो गई थी, यहाँ तक कि उसके खुद के लॉयर तक भी उसके साथ नहीं थे और उसे बचाना नहीं चाहते थे। डॉक्टर जीसू के सीनियर भी उससे कहते हैं कि अगर कोई तुमसे पूछे कि तुमने उसकी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में क्या पता था, तो तुम यही कहना कि तुम्हें कुछ नहीं पता था, क्योंकि तुमने उसका इलाज करने से पहले ही मना कर दिया था, इसलिए तुमने उसकी जेनेटिक बीमारी के बारे में कुछ नहीं पता था। तो उस वक्त जो तुमने किया वही सही था। किम योन सू के डॉक्टर को पहले ही पता था कि उसे एक जेनेटिक बीमारी है, लेकिन उसने उसे कुछ नहीं बताया था उसे क्या बीमारी है। ऐसे इंसान होने की वजह से इस तरह से ख़त्म हो जाना चाहिए। और यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि किम योन सू की हद से जुड़ी सारी रिपोर्ट अपोजिशन लॉयर ने ही कांगोमिन को दी थी, जिसकी वजह से वो इस केस को इजीली सॉल्व कर पाई। इयुन कहता है कि ऐसे इंसान की मौत पर किसी को भी दुख नहीं होता। तभी सो रही बच्ची नींद में कुछ बड़बड़ाने लगती है और इयुन उन्हें देखकर फिर से मुस्कुराने लगता है। कांगोमिन इसे कहती है कि आप बहुत मुस्कुरा रहे हो, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। इस तरह के और भी एपिसोड और एंटरटेनिंग कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल डब ड्रामास को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।